बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो MTK 642 का टॉपिक नंबर 100 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है डिमेंशनलाइज और नॉन डिमेंशनलाइज। अब यहाँ पे नॉन डिमेंशनलाइज टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। डिमेंशन को हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि डिमेंशंस क्या चीज़ होती हैं और इनको हम कैसे बिहेवियर करते हैं। अब यहाँ पे नॉन डिमेंशनलाइज है। नॉन डिमेंशनलाइज का मतलब ये है कि आप डायमेंशन ख़त्म कर देना उसमें से, तो आपके पास जो इक्वेशंस बचेंगी ना वो आपके पास नॉन डिमेंशनलाइज होंगी। ठीक है, तो डायमेंशन कैसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे देखें नॉन डिमेंशनल इक्वेशन कैसे होती हैं। इफ़ द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर यूनिटी द इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज। ठीक है, तो उसकी अगर जो डायमेंशंस होती हैं ना हर टर्म की, वो अगर यूनिटी को इक्वल आ जाए तो उसको हम नॉन डिमेंशनलाइज कहते हैं। ईच टर्म इन नॉन डिमेंशनलाइज इक्वेशन इज डिमेंशनलाइज। तो नॉन डिमेंशनलाइज इक्वेशन है, नॉन का मतलब है डिमेंशन का मतलब डिमेंशन, और नॉन आके मतलब डिमेंशन नहीं है। तो ईच टर्म इन नॉन डिमेंशनल इक्वेशन, तो नॉन डिमेंशनल इक्वेशन की हर टर्म जो है वो डिमेंशनलाइज होगी। ठीक है, कि उसकी डिमेंशन नहीं होगी। अब हमारे पास है नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स। तो नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ नॉन डिमेंशनलाइजिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन डिमेंशनल पैरामीटर ऑफ्टन अपीयर। तो नॉन डिमेंशनल पैरामीटर आपके पास आते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर नेम्ड एज नोटेबल साइंटिस्ट इंजीनियर, जैसे कि रिनॉल्ड्स नंबर है, फ्राउड नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स आते हैं। इनको नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे। ये हमारे पास इनकी इक्वेशंस भी हैं और इनको देखेंगे। The process is referred to by some others inspection analysis। ठीक है, तो नॉन डिमेंशनल एनालिसिस का आपने दूसरा नाम याद रखना है कि इसको हम इंस्पेक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 101 है, और इसमें हमारे पास हमने जो इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी, बर्नौली इक्वेशन हमारे पास ये सेम वही लिखी हुई है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप इस पी को जस्ट एक टाइम के लिए आप कंसिडर ना करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनती है? पी प्लस रो वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास सेम वही बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या किया, हमने हर टर्म को p इन्फिनिटी से डिवाइड किया। फिलहाल आप इन्फिनिटी को भूल लें, जस्ट आप ये इमेजिन करें कि जस्ट हमने p से डिवाइड किया हुआ है, इस टर्म को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब क्यों किया है? क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को नॉन डिमेंशनलाइज बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कि जो डायमेंशन p की होगी ना, ठीक है, जो डायमेंशन p की होगी अगर उसको p से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आप देखें रो वी स्केयर है हमारे पास, तो रो वी स्केयर की हमारे पास डायमेंशन क्या बनी थी? हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि हमारे पास डायमेंशन बनी थी एल एम माइनस क्यूब। इस किस्म की हमारे पास कोई डायमेंशन बनी थी, और उसकी डायमेंशन को अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास डायमेंशन खत्म हो जाएगी, डायमेंशन इसकी 1 आ जाएगी। इस तरह रो जी जेड और p की डायमेंशन आपके पास 0 बन जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसको आप p से डिवाइड करेंगे तो इसकी डायमेंशन आपके पास 1 बच जाएगी। ठीक है, इस तरह इन सारी जो टर्म्स हैं ना इनकी डायमेंशन आपके पास 1 आ गई है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी डिमेंशनल इक्वेशन को नॉन डिमेंशनल इक्वेशन से कब कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसकी सारी टर्म्स को ना हम किसी एक डायमेंशन से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारे पास नॉन डिमेंशनल इक्वेशन आ जाती है। नॉन डिमेंशनल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज फॉर्म बाय डिवाइडिंग। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि हर टर्म को आप p से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बर्नौली इक्वेशन की नॉन डिमेंशनलाइज फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सिंपल आपके पास क्या फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन आपके पास होता है डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब आई होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, और v आपके पास क्या चीज़ होती है? v आपके पास डेरिवेटिव ऑफ होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं डी स्केयर वी और डी डी स्केयर। ये आपके पास जस्ट एक्सेलरेशन है। ठीक है, और g आपके पास क्या चीज़ होती है? g भी आपके पास तो एक्सेलरेशन ही होता है। ठीक है, तो a को हम लिख सकते हैं ना a इक्वल माइनस जी, क्योंकि अब माइनस को फिलहाल आप बोलते हैं। ठीक है, माइनस को स्किप करें, a आपके पास
जी के इक्वल तो आ जाता है, क्योंकि जी भी आपके पास एक्सेलरेशन ही होता है। कोई भी जब फ्री फॉलिंग सब्जेक्ट आपके पास नीचे गिर होता है ज़मीन की तरफ, तो वो आपके पास जी होता है। तो माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े ना हवा में तो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आई है, अब देखें ये हमारे पास है डबल डेरिवेटिव है, तो इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे। इसका डबल इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी अप्लाई कर देंगे। जैसे ही ये इंटीग्रेशन अप्लाई करें हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी जी, सॉरी टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साथ टी आएगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट लिया है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट लिख दिया। ठीक है, अब अगेन इसी पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये आपके पास ये टर्म बचेगी इज इक्वल आ जाएगी जी के, इक्वल आ जाएगी माइनस साइन, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। ठीक है, तो माइनस, अब जी है ना, जी यहाँ पे एक इसकी पावर ऐड होगी और डिवाइड भी होगी, जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, वही टर्म आ गई, प्लस ओमेगा, ओमेगा के साथ टी की कोई टर्म है तो ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी, प्लस यहाँ पे आप कांस्टेंट का डेरिवेशन, कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई होगा जी नॉट जो इन्होंने लिखा है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन, इसका डबल इंटीग्रेशन किया है तो ये वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग वैक्यूम, तो वही चीज़ इसने लिखी हुई है कि उसके साथ इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंपल अगर जेड डायरेक्शन लें तो जी उसके उलट होता है, इसलिए यहाँ पे जी के साथ माइनस साइन है। उसके बाद टॉपिक नंबर 102 में क्या चीज़ है कि नॉन डिमेंशनलाइज वेरिएबल। यहाँ भी 3-4 टर्म्स हैं, तो 3-4 टर्म को या तो आप याद कर लें या अपने पास लिख लें, बहुत ईजी सी है। सबसे पहले आपके पास है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल कौन सी ये वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल तो होते हैं लेकिन उनके साथ डायमेंशन भी इंक्लूड होती है। ठीक है, वेरिएबल कि उनकी क्वांटिटी एक तो फिक्स नहीं होती, साथ उनके साथ डायमेंशन भी होती है। फॉर एग्जांपल आप टाइम ले लें, डिस्प्लेसमेंट ले लें जिसको इन्होंने जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो क्वांटिटीज, डायमेंशनल क्वांटिटीज जो कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास वेरी करती हैं और उनकी डायमेंशन होती है। अब टाइम की डायमेंशन आपके पास सेकंड होती है, ठीक है, और डिस्टेंस की आपके पास डायमेंशन लेंथ होती है। तो वो पैरामीटर जो आपके पास वेरिएबल भी होते हैं कि कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं और उनके साथ डायमेंशन भी इंक्लूड होती है, तो उनको क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। अब नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होंगे, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल आपके पास वो वेरिएबल होंगे जिनकी क्वांटिटी तो चेंज होती है लेकिन उनके साथ वेरिएबल, उनके साथ डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ना, आप इमेजिन करिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से ये मूव होके आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इतना कितना मूव हुआ है, थीटा मूव हुआ है, तो थीटा की क्या डायमेंशन होती है, थीटा की डायमेंशन तो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं हुई है, वेरिएबल है, क्योंकि थीटा आपके पास कम या ज़्यादा हो सकता है, वेरिएबल तो है लेकिन इसके साथ डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी आपके पास, कोई ऐसी टर्म्स ही होती हैं जो कि जिनके साथ डायमेंशन तो इन्वॉल्व होती है लेकिन वो कांस्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, जी इक्वल 9.81 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब इसका डायमेंशन तो है लेकिन इसकी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आई है, ठीक है, वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती। तो तीन टर्म हमने पढ़ ली। सबसे पहले डायमेंशन वेरिएबल जो कि वेरिएबल होते हैं, साथ डायमेंशन होती है। नेक्स्ट नॉन डायमेंशन वेरिएबल जो कि वेरिएबल होते हैं लेकिन उनके साथ डायमेंशन नहीं होती। थर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा है डायमेंशनल कांस्टेंट कि डायमेंशन होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट पैरामीटर फिलहाल छोड़ दें, प्योर कांस्टेंट कि कांस्टेंट तो होते हैं उनके साथ डायमेंशंस भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, या इसमें एक और वैल्यू ऑफ ई, तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनके साथ डायमेंशन भी इंक्लूड नहीं होती। तो हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, डायमेंशन वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन कांस्टेंट और प्योर कांस्टेंट, ठीक है। उस बाद पैरामीटर क्या होते हैं कि आप जितने भी ये हमने पढ़े हैं ना, रेफर टू कंबाइंड सेट ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन कांस्टेंट। जो ऊपर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इन तीनों को अगर आप एक साइड में लिखते हैं तो आपके पास ये पैरामीटर बन जाते हैं।
नेक्स्ट वो इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 103 में। तो टॉपिक नंबर 103 में क्या कहता है, इक्वेशन 4 को आप नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे। तो इक्वेशन 4 को छोड़ें, जो भी चीज़ है इसको नॉन डिमेंशनलाइज कैसे करेंगे, ये हमारे पास मेन टॉपिक है। टू नॉन डिमेंशनलाइज एन इक्वेशन वी नीड द स्केलिंग पैरामीटर। अब स्केलिंग पैरामीटर कौन से होते हैं? स्केलिंग पैरामीटर के आपके पास जो स्केल यूज़ हो रहा होता है कि इक्वेशन में उनके डिमेंशन को ख़त्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्केलिंग पैरामीटर। यही हमने पैरामीटर पढ़े हैं ना, तो यही सेम जी स्केलिंग पैरामीटर है। बेस्ड ऑन प्राइमरी डिमेंशन आपके पास कौन कौन सी हैं? बेसिक प्राइमरी डिमेंशन तो आपके पास 7 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ है आपके पास, टाइम है, उसके बाद मैथ है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास 7 प्राइमरी डिमेंशन, लेकिन हम यूज़ कितने करेंगे? हम जस्ट 3 यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जस्ट 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 लेंथ को यूज़ करेंगे, नंबर 2 टाइम को यूज़ करेंगे, नंबर 3 आप यूज़ करेंगे यहाँ पे कौन यूज़ होगी, चलिए मैं आपको साथ साथ आगे बताऊंगा कि थर्ड टर्म यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, ठीक है। तो अब नॉन डिमेंशनलाइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है ना, तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास अगर z है ना, तो उसके ऊपर अगर डिमेंशन, इसकी डिमेंशन को z0 को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी नॉन डिमेंशनलाइज फॉर्म z स्टार बन जाएगी। इस तरह टाइम के लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ भी होंगे। अब सेम वही एग्जाम्पल आपके पास जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, उसी इक्वेशन को नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या थी? डी जी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की ये वाली वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू पुट की, ये आ गया। टी की वैल्यू ये वाली पुट की, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि ये हमारे पास नीचे है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। थर्ड बटे में है तो उसको हम ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, बाकी सेम वैसे ही लिखा हुआ है, इक्वल आ गया माइनस जी के। तो अब जी को हम इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई करा देंगे, इस साइड पे ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर डिनोमिनेटर पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन डिमेंशनलाइज इक्वेशन बन गई है और इसकी हमारे पास डिमेंशन क्या आ गई है? 1 आ गई है। उसके बाद फ्राउड नंबर का ये फार्मूला है, फार्मूले 2-3 मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद करने हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जस्ट ये फार्मूला आप याद कर लें। फ्राउड आपके पास इक्वल होता है W0 डिवाइडेड बाई GZ0 अंडर रूट। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है जी, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, इसका फ्राउड नंबर के साथ लिखेंगे कि फ्राउड नंबर। अब हम यहाँ पे फ्राउड नंबर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? फ्राउड नंबर के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है, तो ये सेम टर्म्स आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास ये भी आ रही हैं, ठीक है। तो अगर इस बाकी टर्म का अगर इस साइड पे ले आए तो हमारे पास जस्ट फ्राउड नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कैसे लेके जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो ये इक्वेशन आपके पास है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से देखें W0 एक रहने दिया डिवाइड बाई GZ0 आपने रहने दिया, इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, दूसरी साइड भी जाके ये डिवाइड होगी, -1 डिवाइडेड बाई DZ स्क्वायर और DT स्क्वायर, यहाँ पे स्टार भी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे साथ आपके पास W भी आएगा, एक W यहाँ पे रह गया, एक W यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको आप उलट कर दें तो ये चीज़ ऊपर चलिएगा, ये नीचे आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी? इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास बन जाएगी इज इक्वल टू आ जाएगी WZ0 डिवाइड बाई DT स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई ये सारी टर्म, ठीक है। तो ये सारी टर्म आपके पास फ्राउड नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं फार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है इसकी। फिर सेम वैसी डबल इंटीग्रेशन की है तो आपके पास Z स्टार का फार्मूला यहाँ पे आ गया है।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 104 है। तो 104 में आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में ये क्या कहता है, बहुत लंबी चौड़ी एग्जांपल में आपको सिंपल समझा देता हूँ कि आपका छोटा भाई है, वो आपके पास 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहा है कि आपके पास वो एक वैक्यूम में आपके पास उसके पास एक बाल है, और उस बाल को आपके पास वो सबसे पहले 2 मीटर की हाइट से फेंकता है सेम वेलोसिटी के साथ, फिर 6 मीटर की हाइट से फेंकता है, फिर 8 मीटर की, फिर 12 और फिर 15 मीटर की हाइट से फेंकता है। तो आपके पास उसकी ये वाली ट्रैजेक्टरीज बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन हाइट आपके पास वेरिएबल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, सेम हाइट से फेंकता है, मुख्तलिफ टाइम्स उस बॉल को फेंकेगा, और अब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी अब चेंज करेगा। पहले इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकी तो ये ट्रैजेक्टरी बनी, फिर ये बनी, फिर नेक्स्ट ये बनी, फिर नेक्स्ट ये बनी, फिर नेक्स्ट ये बनी। क्या वेलोसिटी ज़्यादा करता जा रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी भी ज़्यादा होती जा रही है। तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे इसने लिख लिया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि वो आपका छोटा भाई तो अब 10th क्लास में है, लेकिन उसको अब ये फ्राउड नंबर का कंसेप्ट नहीं क्लियर। तो जब ये वो एक्सपेरिमेंट करेगा कि जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसके पास मुख्तलिफ रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उसको फ्राउड नंबर का तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे फ्राउड नंबर भी यूज़ होता है उन एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वहाँ उन बच्चों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो इसलिए वो सही से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे इतनी बात है, बाकी इसने कोई इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी 105 मॉड्यूल में आपके पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में क्या कहता है कि आपके पास एक एस्ट्रॉइड है, वो चांद पे गया हुआ है। ठीक है, वो चांद पे गया हुआ है, और वो वहाँ पे चांद पे आपको पता है कि कोई भी सरफेस नहीं होती, कि वहाँ पे आपके पास एयर नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूम है। तो वो आपके पास यहाँ से एक बाल को फेंकता है कि ये उसकी हैंड की पोजीशन है। ठीक है, और ये कहता है कि यहाँ से उसका डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, नीचे सारी ये लिखी हुई हैं चीज़ें, ये उसका डिस्टेंस 2 मीटर है, और ये आपके पास यहाँ से जो फेंकता है ना, यहाँ भी उसके पास एंगल बन रहा है 5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो जिस वेलोसिटी के साथ वो बाल फेंकेगा वो वेलोसिटी भी इसने गिवन है। अब कहता है कि बताओ कि अब कितने टाइम बाद ये बाल यहाँ से मूव होके यहाँ पे चांद की सरफेस पे गिरेगी। तो ये सारी चीज़ इसने दी हुई हैं, और कहता है कि चांद पे आपके पास जी की वैल्यू जो है वो 1/6 ऑफ जी की वैल्यू जो ज़मीन पे है वो है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे इसने दी हुई है। यहाँ पे देखें ग्रेविटेशन वो आपको कह रहा है कि 1/6 है। ठीक है, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो बाल को फेंकेगा वो आपके पास 21 है, एंगल ऑफ डिग्री आपके पास 5 है। तो उसके बाद 2 मीटर हाइट है, 2 मीटर ऊंचाई से बाल को फेंक रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, तो इनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जी की वैल्यू को मून के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड की है। ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू है 9.81, इसको 6 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मून की जी की वैल्यू 1/6 है। तो ये आपके पास मून की जी की वैल्यू आ गई 1.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास W0 का फार्मूला हमने लगाया है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो बाल को फेंकेगा v इंटू साइन ऑफ 5, तो ये हमारे पास W0 की वैल्यू आ गई है। अब W0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, G की वैल्यू भी आ गई है, Z0 आपके पास 2 गिवन है, तो यहाँ से हम फ्राउड नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास फ्राउड नंबर की वैल्यू आ गई है 1.03। अब फ्राउड नंबर की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि आपके पास T स्टार की वैल्यू जो ऊपर हमने पढ़ी थी, ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से आपके पास T स्टार की वैल्यू आई थी 2.75। ठीक है, तो उसने कैलकुलेशन नहीं की। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो इसकी जो रिकमेंडेड बुक है डाउनलोड सेक्शन में, आप वो वहाँ से निकाल के वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हैंड आउट में आपके पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली T स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, Z0 की वैल्यू पुट की है, W0 की वैल्यू पुट की है, और आपके पास टाइम आ गया कि आपके पास 3.01 सेकंड के बाद आपकी जो बाल है वो आपके पास मून की सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो जस्ट इतना ही था इसका पार्ट बी। इन हैंडआउट्स में सॉल्यूशन उसका नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था मॉड्यूल नंबर 105। मॉड्यूल नंबर 106 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।